हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द लेक्चर नंबर 7 ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। और इसके अंदर आज हम स्टडी करेंगे वाइब्रेशंस इन स्ट्रिंग। इससे पहले पाइप के अंदर जो वाइब्रेशंस होते हैं, पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, उसके अंदर हार्मोनिक्स कौन से होंगे, ओवरटोन्स कौन से होंगे, वो टॉपिक हो चुका है। अब हम स्ट्रिंग के अंदर अगर किसी स्ट्रिंग को जिसके दोनों एंड्स बंधे हुए हैं उसे अगर हम नीचे पकड़कर खींचते हैं और छोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी उसके अंदर कौन कौन से मोड्स होंगे और उनकी हार्मोनिक्स ओवरटोन्स कौन कौन से होंगी ये स्टडी करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा सिमुलेशन है कि फंडामेंटल मोड के अंदर ये वेव्स किस तरह से वाइब्रेट करती हैं। तो उसके लिए देखो यहाँ पर सिमुलेशन के अंदर ये जो व्हाइट कलर की मैं मार्क नहीं कर सकता, ये जो ऊपर की तरफ व्हाइट लाइन दिख रही है ये एक टाइप की स्ट्रिंग है जिसके दोनों एंड्स फिक्स किए हुए हैं। अगर मैं इसे नीचे पकड़कर इस तरह से ऐसा इधर से नीचे की तरफ ऐसा पकड़कर खींचता हूँ और छोड़ देता हूँ तो यहाँ पर जो इस तरह की वेव फॉर्म होने वाली है ये स्टेशनरी वेव होगी। मतलब यहाँ पर दोनों एंड्स के ऊपर ट्रांसवर्स वेव जाने के बाद में रिफ्लेक्शन के अंदर क्रिस्ट गए होंगे तो ट्रफ मिलेंगे, ट्रफ गए होंगे तो क्रिस्ट मिलेंगे। तो इसका जो फंडामेंटल मोड होगा उसके लिए हमें इसे नीचे की तरफ पकड़कर छोड़ देना होगा तो वो कुछ इस तरह से वाइब्रेट करेंगी, ये उसका फंडामेंटल मोड होगा। उसके बाद में अगर हम इसे दूसरी तरफ से पकड़कर छोड़ देते हैं, फॉर एग्जाम्पल गिटार की स्ट्रिंग हो गई, वायलिन हो गया, वहाँ पर ये केसेस दिखाई देते हैं। तो अगर हम उसे पकड़कर छोड़ देते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट मोड्स में वो वाइब्रेट करेगा, कभी एक लूप, दो लूप, तीन लूप्स, इस तरह से नंबर ऑफ लूप्स फॉर्म होगी। तो एक टाइप का ये एक सिमुलेशन जिसके अंदर इस तरह से जो स्ट्रिंग होगी वो वाइब्रेट करेंगे और स्टेशनरी वेव फॉर्म करेंगे। अब आते हैं हम इसके मैथमेटिकल पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो ये वेव देखी थी इस वेव का फिर से हमें यूज़ करना होगा कि ये सिर्फ किस लिए दिखाई थी हमने कि नोड कहाँ पर फॉर्म हो गया, एंटी नोड कहाँ पर फॉर्म होगा, उसके बाद में एम्पलीट्यूड जो होगी वो तो सेम है, स्टेशनरी वेव के लिए यहाँ पर सेम एम्पलीट्यूड होगी, बट जहाँ पर नोड्स और एंटी नोड्स फॉर्म होंगे उनकी लेंथ इन टर्म्स ऑफ वेव लेंथ कितनी होगी उसके लिए ये डायग्राम थी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल वेव शुरू हो गई तो यहाँ पर अगर क्लोज एंड होगा, इस तरह से कोई रिजिड सपोर्ट होगा तो रिफ्लेक्शन में हमें ट्रफ मिलेंगी और स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगी। अगर वेव यहाँ से यहाँ तक वेव डिस्टेंस ट्रैवल करती है तो वो डिस्टेंस होगा λ/4, 1/4 ऑफ द वेव। अगर एक लूप फॉर्म करेंगी तो ये डिस्टेंस कितना होगा, λ/4 × 2 करना है, λ/4 × 2, एक पार्ट की वैल्यू λ/4 थी। तो यहाँ पर दो है, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट। तो यहाँ पर वेव आधी हो चुकी है, आधी के लिए हम यूज़ करते हैं λ/2। अगर दो लूप्स होंगे तो 2 × λ/2, 3 होंगे तो 3 × λ/2, इस तरह से हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसका फंडामेंटल मोड। The first part will be the fundamental mode. अब फंडामेंटल मोड के लिए जो हमने सिमुलेशन देखा था वही उसका फंडामेंटल मोड है, बस एक लूप फॉर्म होगी वहाँ पर। कितने लूप्स होंगे, 1। सो उसके लिए अगर हम डायग्राम बनाते हैं तो ये दो रिजिड सपोर्ट होंगे और उन दोनों के बीच में ये स्ट्रिंग होंगी इस तरह से। और अगर हम इस स्ट्रिंग को नीचे पकड़कर छोड़ देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से एक स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी, यहाँ पर एक स्टेशनरी वेव, इस तरह से एक स्टेशनरी वेव फॉर्म हो जाएंगे। तो ये जो स्टेशनरी वेव है वो इस तरह से ऊपर नीचे वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो लेंथ है दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू, एक लूप फॉर्म हो गई है तो लेंथ कितनी होगी इसकी, λ/2। कितना होगी वो, λ/2। तो इसके ऊपर से हमें लैम्बडा मिल जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू 2L, ये हो गया उसका फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पर फंडामेंटल मोड के अंदर उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो उसका बेसिक फॉर्मूला है दैट इज v इज इक्वल टू n लैम्बडा, इससे पहले हमने यूज़ किया था वही यूज़ करेंगे। फंडामेंटल है इसलिए हम यहाँ पर n0 से दिखाएंगे फंडामेंटल के लिए। उसके बाद में n0 कितना होगा यहाँ पर, v/λ। अब ये v क्या है, इससे पहले पाइप के अंदर v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड थी। अब यहाँ पर जो v है दैट v इज वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है। v क्या है यहाँ पर, v इज द वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अब इसकी वेलोसिटी कितनी होती है उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज v इज इक्वल टू √T/m, ये उसका फॉर्मूला है। अब इसके अंदर ये जो T है, T का मतलब क्या है, T इज फॉर द टेंशन। T क्या होगा यहाँ पर, टेंशन। कभी कभी T टाइम पीरियड के लिए आता है बट यहाँ पर T किस लिए यूज़ करेंगे, टेंशन के लिए। उसके बाद में डिवाइड में m है, m इज द लीनियर मास डेंसिटी। क्या होती है, लीनियर मास डेंसिटी विच इज नथिंग बट द मास पर यूनिट लेंथ। ये क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। अगर स्ट्रिंग का मास है उसे उसकी लेंथ से डिवाइड करेंगे तो उसके ऊपर से हमें लीनियर मास डेंसिटी मिलेगी। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, m स्टैंड्स फॉर द लीनियर मास डेंसिटी, नॉट फॉर द मास। उसके बाद में अगर ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है उसके अंदर पुट करेंगे तो हमें n0 विल बी इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पर v की वैल्यू लेंगे √T/m, उसके बाद में डिवाइड बाय क्या था, लैम्बडा, और लैम्बडा की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है कितनी है, 2L। सो दिस फॉर्मूला विल बिकम n0 इज इक्वल टू 1/2L साइड में ले लेंगे, √T/m, ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा। दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। और इसे हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसे, फर्स्ट हार्मोनिक।
फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इससे पहले वाला लेक्चर हो चुका है, उसके अंदर देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद में हम सेकंड मोड की तरफ चलेंगे। नाउ द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब सेकंड मोड के अंदर यहाँ पर दो लूप्स फॉर्म होने चाहिए, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन क्या बोलती है कि अगर दोनों एंड्स यहाँ पर क्लोज होंगे तो यहाँ पर ऑलवेज एक नोड फॉर्म होना चाहिए। तो दोनों एंड्स क्लोज है तो यहाँ पर नोड और बीच में एंटी नोड था। अब दो नोड्स कहाँ पर आएंगे, उसके लिए वेव का नेक्स्ट पार्ट देखना होगा। ये एक लूप हो गई, उसके बाद में ये सेकंड लूप होगी, उसके बाद में थर्ड मोड के अंदर 3 लूप्स होंगे। सो यहाँ पर जैसे जैसे मोड आगे जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर नंबर ऑफ लूप्स भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। सो पहली जो लिंक थी वही लेनी है, पहली जो लिंक थी। अब जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त ये जो डेरिवेशन है इसे कंप्लीट करते वक्त डायग्राम्स बनाओगे, उसके अंदर जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो सेम रहनी चाहिए, बस नंबर ऑफ लूप्स वहाँ पर चेंज होंगे। सो इस तरह से 2 रिजिड सपोर्ट जो हमने पहले लिए थे वही हो गए। उसके बाद में ये स्ट्रिंग जो पहले केस में थी वही है, बट यहाँ पर 2 लूप्स फॉर्म हो जाएंगे। इस तरह से ये हो गया हमारा पहला लूप, उसके बाद में ये हाफ हो गई और ये हाफ। उसके बाद में रिफ्लेक्शन के अंदर जो वेव मिलने वाली है वो इस तरह से होंगी, रिफ्लेक्शन में इस तरह से हमें एक वेव मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये इस तरह की स्टेशनरी वेव यहाँ पर फॉर्म होगी। मतलब जो लेंथ है दैट लेंथ विल बी, अब यहाँ पर 2 लूप्स हैं, कितने हैं 2 लूप्स, और एक लूप की वैल्यू कितनी होती है λ/2। सो दिस विल बी 2 λ/2, 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, पहले जो थी उससे चेंज होने वाली है। सो यहाँ पर हम λ1 लेंगे। सो दिस L विल बी इक्वल्स टू λ1, और λ1 की वैल्यू कितनी लेंगे हम, L ले लेंगे। ठीक है, दोनों भी करेक्ट है यहाँ पर। सो इस मोड के अंदर जो फ्रीक्वेंसी होंगी, फ्रीक्वेंसी इन दिस मोड, इस मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होंगी, दैट विल बी इक्वल्स टू n1 इक्वल्स टू, फिर से फॉर्मूला v इक्वल्स टू n लैम्डा, सो n इक्वल्स टू v अपॉन लैम्डा। यहाँ पर v अपॉन λ1, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो चुकी है, बट जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि जो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव है वो टेंशन और लीनियर मास डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। सो टेंशन हमने चेंज नहीं किया, उसके बाद में लीनियर मास डेंसिटी चेंज नहीं की, तो चेंज ये जो वेलोसिटी ये चेंज होने वाली नहीं है, जो पहली थी वही होगी। सो दिस n1 विल बी इक्वल्स टू, n1 इज इक्वल्स टू v की वैल्यू √t/m, उसके बाद में λ1 की वैल्यू कितनी है, l है। सो यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिलेगा हमें, n1 विल बी इक्वल्स टू 1/L √t/m। बट अगर हम इसे इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिखाएंगे तो यहाँ पर बस हमें 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, n1 विल बी इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई का 2 साइड में आ गया और बाकी का हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे 1/2L √t/m। सो 1/2L √t/m किसकी वैल्यू है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। सो n1 विल बी इक्वल्स टू 2 × n0, ये उसके सेकंड मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज फर्स्ट ओवरटोन। जो पहली फ्रीक्वेंसी थी उसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी, ये पहले नंबर की है, सो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, और पहली हार्मोनिक हो चुकी है, उसके बाद में ये सेकंड मिल रही है। मतलब यहाँ पर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n0 उसे कितने से मल्टीप्लाई किया गया है, 2 से। सो दिस इज सेकंड हार्मोनिक, इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड हार्मोनिक। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट मोड की तरफ चलते हैं हम, इन थर्ड मोड। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए यहाँ पर हमें 3 लूप्स फॉर्म करने होंगे। फिर से वही केस लेंगे, 2 रिजिड सपोर्ट है इस तरह से, 2 रिजिड सपोर्ट्स, और उनके बीच में जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से अटैच की गई है। पहली जो लेंथ थी वही लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर इसे हम इस तरह से वाइब्रेट करेंगे कि इसके अंदर 3 लूप्स फॉर्म होनी चाहिए। इस तरह से 3 लूप्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। सो ये हो गई इंसिडेंट वेव और ये होगी हमारी रिफ्लेक्टेड वेव। इस तरह से ये रिफ्लेक्टेड वेव होगी। ओके। सो यहाँ पर हमें 3 लूप्स मिल रही है, तो जो लेंथ होंगी दैट लेंथ विल बी 3 टाइम्स एक लूप की वैल्यू कितनी है, λ/2, सो 3 λ/2 होगी। और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो फिर से चेंज हो चुकी है, सो दिस विल बी λ2। इसके ऊपर से हमें λ2 कितना मिलेगा, 2L/3। ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इन दिस मोड, फॉर दैट पर्पज वी विल कंसिडर द फॉर्मूला सेम, दैट इज v इक्वल्स टू n लैम्डा। v चेंज नहीं होने वाला, बस फ्रीक्वेंसी चेंज होंगी और वेवलेंथ चेंज होंगी। सो n3 विल बी इक्वल्स टू v अपॉन λ3। v की वैल्यू फिर से टेंशन लीनियर मास डेंसिटी है, सो वो चेंज होने वाले नहीं है। n3 विल बी इक्वल्स टू, v की वैल्यू है √t/m, उसके बाद में λ3 की वैल्यू है 2L/3। सो 1/1/3 है, 3 ऊपर जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो n3 विल बी इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई हो गया और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा फिर से 1/2L √t/m। सो ये जो ब्रैकेट में की टर्म है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। सो n3 विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स n0। क्लियर। इस तरह से हमें थर्ड मोड के अंदर फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। अब ये सेकंड ग्रेटर फ्रीक्वेंसी है, सो दिस इज सेकंड ओवरटोन, इसे क्या बोलेंगे हम, सेकंड ओवरटोन। और यहाँ पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, सो दिस इज थर्ड हार्मोनिक। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जितने नंबर ऑफ लूप्स होंगे उतने नंबर की हार्मोनिक है। सो इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा इन टर्म्स ऑफ, इसे हम क्या बोलेंगे, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ लूप्स के फॉर्म में अगर हम जनरल फॉर्मूला देखेंगे फ्रीक्वेंसी का, तो वो क्या मिलेगा हमें, p/2L √t/m। मतलब एक लूप होंगी तो फंडामेंटल मोड, उसके लिए फॉर्मूला 1/2L √t/m, 2 लूप्स होंगे तो 2/2L √t/m। तो ये जो फॉर्मूला है ये जनरल फॉर्मूला होगा, वेयर p इज नंबर ऑफ लूप्स,
पी क्या है, नंबर ऑफ लूप्स है। क्लियर, इस तरह से हम इसका जनरल फॉर्मूला ले सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल है, जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, डिफरेंट मोड्स भी देख लिए। अब यहाँ पर अगर हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, अगर फर्स्ट ओवरटोन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जब हम सीईटी की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर कितने नंबर की हमें यहाँ पर जो ओवरटोन है वो दी होती है। सो उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला लेंगे। जनरल फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम उसे, फ्रिक्वेंसी ऑफ पीथ ओवरटोन, पी नंबर की जो ओवरटोन होंगी उसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा, NP इज इक्वल टू P+1 इंटू N0। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को P+1 जितने नंबर की ओवरटोन होंगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो हमने ऊपर का फॉर्मूला देखा था ये कितनी थी, सेकंड ओवरटोन थी, तो P की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 + 1 3। सो यहाँ पर हमें क्या मिला था 3 टाइम्स N0, 3 टाइम्स फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ये उसका जनरल फॉर्मूला होगा, ये भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर जो डेरिवेशन का पार्ट होता है जो आपको बोर्ड एग्जाम के अंदर लिखना होता है या क्वेश्चन कहीं पर आ जाए तो ये डेरिवेशन 3 मार्क्स के लिए आता है। सो डेरिवेशन अगर होगा तो आप लोगों को यहाँ तक वो कंप्लीट करना होगा। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, ये क्वेश्चन नहीं आया तो उसकी जगह पर लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग आते हैं, तो वहां पर भी हमें 3 लॉज मिलते हैं और उसके लिए ये जनरल फॉर्मूला यूज करना होगा। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लॉज जो हैं उसके लिए हमें एक ही फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज N = 1/2L √T/m। अब ये समझ लो कि इसके अंदर ये जो मैं पार्ट दिखा रहा हूँ आपको, ये आपको थ्योरी के अंदर लिखना है। तो थ्योरी के अंदर लिखने के लिए एक ट्रिक है, सिंपल ट्रिक क्या है, देखो इस तरह से। पहला जो लॉ है वो लॉ ऑफ लेंथ है, लॉ ऑफ लेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में क्या रिलेशन है, तो यहाँ पर N और L दोनों भी इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर है, बट यहाँ पर T और M क्या होंगे, कांस्टेंट। सो हमें यहाँ पर क्या बोलना है, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L और इसके अंदर T एंड M कैसे, इसके अंदर R कांस्टेंट। तो देखो अब इसे आप याद भी नहीं करोगे तो फिर भी इजीली ये पार्ट कवर हो जाएगा। कैसे, देखो N क्या है, N इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, N क्या है, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। L क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसे हम वर्ड्स के अंदर कैसे बोलेंगे, द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग व्हेन टेंशन एंड लीनियर मास डेंसिटी आर कांस्टेंट। क्लियर, फिर से देखो जो इक्वेशन है उसे वर्ड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द length of the string when tension and mass are constant, tension and linear density are constant। ठीक है, ये हो गया उसका फर्स्ट लॉ। देन द सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ टेंशन। अब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टेंशन के बीच में क्या रिलेशन दिखाई देता है, N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ T और इस केस के अंदर लेंथ एंड लीनियर डेंसिटी आर कांस्टेंट। ठीक है, अब वर्ड्स के अंदर कैसा बोलेंगे, the fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to square root of tension in the string. The fundamental frequency of vibrating string is directly proportional to the square root of tension in the string when the length and linear density are constant. Clear? ये हो गया सेकेंड लॉ। उसी तरह से थर्ड लॉ, द थर्ड लॉ इज लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी और n के बीच में क्या रिलेशन है, इनवर्स, बट स्क्वायर रूट के अंदर 1/√m होगा और इस केस के अंदर लेंथ एंड टेंशन दोनों भी कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर, अब इसे वर्ड्स के अंदर किस तरह से बोलेंगे, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लीनियर डेंसिटी व्हेन लेंथ एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग आर कांस्टेंट। फिर से, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द square root of linear density when the length and tension in the string are constant। क्लियर, ये हो गए उसके जो बुक के अंदर दिए हुए थे वो। और कभी कभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बोर्ड के होंगे या सीईटी के होंगे उसके अंदर लीनियर मास डेंसिटी के साथ में जो डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग है वो जो लीनियर एक्चुअल डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम वो, और रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है या उसका भी यूज करना होता है। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लीनियर मास डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम है, मास अपॉन लेंथ है, क्या है वो, मास अपॉन लेंथ। अब मास इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी लेंगे तो डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास विल बी इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर जनरली अगर देखेंगे स्ट्रिंग तो वो सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप में होती है। सो रो इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² L होगा। सो मास की जगह हम ये ले सकते हैं, तो यहाँ पर m linear density will be equals to rho into πr² L divided by length है, लेंथ कैंसिल हो गया, सो linear density will be rho πr², क्या होगा, rho πr²। सो n frequency will be in proportional to square root of m की जगह क्या आ जाएगा, rho into πr²। तो यहाँ पर दो प्रोपोर्शनल मिलने वाले हमें, दो कौन कौन से,
n is inversely proportional to square root of density of the string and n is inversely proportional to r, रेडियस ऑफ द स्ट्रिंग। रेडियस इंक्रीज होंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, रेडियस डिक्रीज होंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएंगी। क्लियर? इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये जो पार्ट था इसके अंदर, यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो चुका है, उसके लिए उसकी जगह पर हमें ये फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, सो मेरे आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट्स के अंदर आप मुझे पूछ सकते हो। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।